Myself Dr. Prasoon Nahara, Associate Professor PNKS Government PG College दौसा। हम पढ़ रहे थे आयनिक सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक यौगिकों की विलेयता। जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए हैं और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, तब वो मिक्सचर क्या कहलाता है? एक घटक का दूसरे घटक में विलयन। और सब्सटेंस विद लेस क्वांटिटी, यानी जो कम मात्रा में पदार्थ होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और अधिक मात्रा में जो पदार्थ होता है उसे हम सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। लेकिन यदि दोनों ही घटक कैसे हों? लिक्विड हों, लिक्विड और सॉलिड, दो घटक लिक्विड और सॉलिड हों तो सॉलिड को हम कहेंगे सोल्यूट, क्या कहेंगे? विलेय, और लिक्विड को कहते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक। आयनिक यौगिकों में आयंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। जब हम इसको पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। समान समान को घोलता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय या नॉन पोलर विलायकों में घुलते हैं। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं। अतः इन यौगिक को किसी विलायक में विलय करने के लिए क्या करना होगा? जालक को तोड़ना होगा, जिसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की यह मात्रा ही विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार 1 ग्राम मोल गैसीय आयनों को किसी विलायक में विलय करने पर निष्कासित ऊर्जा को ही विलायकन ऊर्जा कहते हैं। हम दोबारा रिपीट करते हैं। इस प्रकार 1 ग्राम मोल गैसीय आयनों को किसी विलायक में विलय करने पर निष्कासित ऊर्जा को ही विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। विलायक यदि जल हो तो उत्सर्जित ऊर्जा को हम जल योजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। आयनिक यौगिक धनायनों तथा ऋणायनों की उपस्थिति के कारण केवल ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। विलायकन की क्रिया को हम जल को विलायक के रूप में लेकर आसानी से समझ सकते हैं। जल में हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। इस प्रकार जल एक ध्रुवीय विलायक है। अतः NaCl को या नमक को जब पानी में घोला जाता है तो वह उसमें घुल जाता है। इस प्रक्रिया में Na+ तथा O2- परस्पर आकर्षित होते हैं। ऋणावेशित Cl- आयन आंशिक रूप से धनावेशित H+ की तरफ आकर्षित होता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। देखिए, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का ये ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश वाला सिरा किसकी तरफ है? Na+ की तरफ, जबकि ऑक्सीजन का ऋणावेश हाइड्रोजन का धनावेश वाला सिरा किसकी तरफ है? Cl- की तरफ। तो सॉल्वेटेड सोडियम और क्लोराइड आयन इसमें दिखाए गए हैं। Na+ और Cl- आयनों का जल योजन इसमें दर्शाया गया है। Na+ और Cl- आयनों के मध्य का आकर्षण बल टूट जाता है और प्रत्येक आयन चारों ओर से जल के अणुओं के द्वारा गिर जाता है। ठीक है, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, और ये जल के अणुओं द्वारा अपोजिट चार्जेस के द्वारा गिर जाता है। इस प्रक्रिया को विलायकन या जल योजन कहते हैं। जल योजन इसलिए क्योंकि विलायक हमारा जल है। आयन के चारों तरफ प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण
जल के अणु कई सतहों में व्यवस्थित हो जाते हैं और प्राथमिक जल योजन वृत्त और द्वितीय जल योजन वृत्त बनाते हैं। अतः किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक जल में विलय होगा। जालक ऊर्जा का कम मान ये बताता है कि धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल दुर्बल है, या यदि विलायकन ऊर्जा इज ग्रेटर देन जालक ऊर्जा तो पदार्थ विलायक में विलय होगा। लेकिन यदि विलायकन ऊर्जा इज लेस देन जालक ऊर्जा तो पदार्थ विलायक में अविलेय या इनसॉल्युबल होगा। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन स्फीयर दिखाए गए हैं इस चित्र में। यदि यौगिक विलय है तो उसके घुलने पर एक ऊष्मा मुक्त होती है जिससे डेल्टा एच या विलयन ऊष्मा या हीट ऑफ सॉल्यूशन एल का मान ऋणात्मक होगा। इस प्रकार सामान्यतः विलायकन एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रक्रम होता है, लेकिन ऐसे बहुत से यौगिक हैं जो घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण भी करते हैं जिससे उनका विलयन ठंडा महसूस होता है, लेकिन फिर भी यह जल में विलय होते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि को घोलने पर आप ध्यान करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में यदि घोला जाता है बीकर में तो बीकर ठंडा हो जाता है। इसका कारण एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस है। किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का एंट्रोपी परिवर्तन तथा एंथैल्पी परिवर्तन के साथ ऊष्मागतिकीय संबंध होता है। ये ऊष्मागतिकीय संबंध है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी टेम्परेचर है, डेल्टा एच विलयन की ऊष्मा एल है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एल माइनस टी डेल्टा एस। विलयन की ऊष्मा एल, विलायकन ऊष्मा एच तथा जालक ऊर्जा में निम्न अंतर होता है। एल इज इक्वल टू यू माइनस एच। ठीक है, एल विलायकन ऊर्जा हो गई, यू जालक ऊर्जा और एच हो गया विलायकन ऊष्मा। किसी यौगिक की विलेयता के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक। और ये दो प्रकार से संभव है। जब विलायकन ऊष्मा का मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक हो तब विलायकन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तथा एल का मान ऋणात्मक होगा, जिससे डेल्टा जी भी ऋणात्मक होगा और पदार्थ विलय होगा। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिजॉल्व होना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एल माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। नेक्स्ट है जब विलायकन ऊष्मा एच का मान जालक ऊर्जा यू से कम हो तब विलायकन एक ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रक्रम होगा और एल का मान धनात्मक होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड का जल में डिजॉल्व होना। अतः पदार्थ के विलय होने के लिए डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होगा जब माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन एल। यह तभी संभव है जब डेल्टा एस का मान धनात्मक हो, अर्थात पदार्थ के घुलने पर एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ता हो। एंट्रोपी परिवर्तन होता क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन अव्यवस्था का माप है। किसी यौगिक के घुलने पर जितनी अधिक अव्यवस्था होगी आयनों के अंदर, एंट्रोपी परिवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो है निम्न है। विलायक का पेराविद्युत स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी विलायक की आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता का माप ही पेराविद्युत स्थिरांक कहलाता है।
अब किसी विलायक के लिए परावैद्युत स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, आयनिक यौगिकों के लिए वह उतना ही अच्छा विलायक होगा। यही कारण है कि जल जिसका कि परावैद्युत स्थिरांक का मान 80 होता है, एक अच्छा विलायक है। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है वाटर और HF दोनों ही उच्च परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायक है, किंतु HF जो है एक अच्छा विलायक नहीं है। इसका क्या कारण है? ये कारण है कि H2O की तुलना में HF जो है एक दुर्बल क्षार है, वीक बेस है, क्योंकि F माइनस की विद्युत ऋणता O2 माइनस से अधिक होती है। यही कारण है कि फ्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का परावैद्युत स्थिरांक 92 और जल का 80। इसका मतलब परावैद्युत स्थिरांक हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल से अधिक है। फिर भी वाटर एक अच्छा विलायक नहीं है, H2O2 एक अच्छा विलायक नहीं है। इसका कारण यह है कि H2O2 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो सामान्य ताप पर ही निम्न प्रकार वियोजित हो जाता है। H2O2 gives rise to H2O plus O। परावैद्युत स्थिरांक के कम मानों के कारण अध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन है, ईथर है आदि आयनिक यौगिकों के लिए अच्छे विलायक नहीं होते हैं। सेकंड है आयनिक साइज। किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा दोनों ही आयनिक आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। जालक ऊर्जा U अंतर आयनिक दूरी R0 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। U is inversely proportional to the 1/R0। तो ये क्या हो गया? U is directly proportional, inversely proportional to the 1/R plus R minus। जबकि विलायकन ऊर्जा धनायन तथा ऋणायन की विलायकन ऊर्जाओं क्रमशः H प्लस और H माइनस के योग के बराबर होती है। तो कुल विलायकन ऊर्जा H कितनी हो गई? H प्लस प्लस H माइनस। तो H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस। अधिकतर आयनिक यौगिकों में धनायन की अपेक्षा ऋणायन का जो आकार होता है बड़ा होता है, अर्थात R प्लस इज वेरी वेरी लेस देन R माइनस। तो R माइनस की तुलना में यदि इस समीकरण में हम R प्लस को नगण्य मान लें तो जालक ऊर्जा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R माइनस। R माइनस का मान अधिक होने से 1/R माइनस का मान कम हो जाता है, जबकि 1/R प्लस का मान अधिक होता है। इसलिए 1/R माइनस को हम नगण्य मान सकते हैं। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? 1/R प्लस। तो इनको यदि शब्दों में पिरो दें तो क्या कहा जाएगा? आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा मुख्यतः ऋणायन के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऋणायन के आकार पर। यही कारण है कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा जालक ऊर्जा उतनी ही कम होगी, अर्थात विलेयता बढ़ेगी। जैसे कि उदाहरण क्षारीय हैलाइडों को लेते हैं हम। इनकी विलेयता किस क्रम में बढ़ती है? LiF लेस देन LiCl लेस देन LiBr एंड लेस देन LiI, और CSF इज लेस देन CSCl लेस देन CSBr एंड लेस देन CSI। आयनिक यौगिकों की विलायकन ऊर्जा मुख्यतः धनायन के आकार पर निर्भर करती है। धनायन का आकार जितना कम होगा विलायकन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्षारीय मृदा धातु सल्फेटों की विलेयता। इनकी विलेयता MgSO4 ग्रेटर देन CaSO4
which in turn greater than SrSO4 which in turn greater than बेरियम सल्फेट। इस धारणा में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कई बार धनायन का आकार छोटा होने पर भी विलेयता कम होती है। इसका एग्जाम्पल है क्षारीय धातुओं के फ्लोराइडों की बढ़ती हुई विलेयता का क्रम। LiF is less than NaF plus which in turn less than KF, less than RBF and less than CSF। और इसका कारण इनके विलायकन में उत्पन्न एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस का मान, एंट्रोपी परिवर्तन। नेक्स्ट लेते हैं हम आयनिक आवेश। यदि अधिक आयनिक आवेश वाले आयनों की क्रिस्टलों की विलेयता सामान्यतया कम होती है। यही कारण है कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि अधिक ऋणावेश युक्त ऋणायनों से बने यौगिक कम विलयशील होते हैं। इस प्रकार के बहुसंयोजी ऋणायन जब बहुसंयोजी धनायनों जैसे कि Pb2+, Ba2+ के साथ यौगिक बनाते हैं तो विलेयता बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आदि जल में अविलेय होते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बंध में आंशिक सहसंयोजक लक्षण, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड। ऋणायनों का आकार बढ़ने से उनकी ध्रुवणता बढ़ती है और ध्रुवणता बढ़ने के साथ आयनिक बंध में आंशिक सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। ऐसा होने से उनकी जल में विलेयता कम हो जाती है। जैसे कि Ag+ है, Cu+ है आदि सीडियो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था वाले धनायनों की जो ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर अधिक होती है। अतः यह आयन ऋणायनों का अधिक ध्रुवण या पोलराइज कर बंध में सहसंयोजक गुण ला देते हैं, जिससे इनकी लवण पानी में कम विलय होते हैं और इसी कारण से AgCl, CuCl तथा AgCl2 जल में कम विलय है। देखिए ये जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इनमें अक्सर आपको एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए क्लियर कट एक्सप्लेनेशन अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए हैं। विलयन की pH। दुर्बल अम्लों के लवण जैसे कि फॉस्फेट, ऑक्सलेट सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, लेकिन ऋणायन अम्लीय माध्यम में H+ से संयुक्त होकर अवियोजित अम्ल बना देते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। जैसे CaC2O4 है, कैल्शियम ऑक्सलेट को यदि हम ट्वाइस H+ से जोड़ दें तो H2C2O4 प्लस कैल्शियम 2+, ठीक है, ये अवियोजित अम्ल बन जाता है जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। सम आयनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सम आयन की उपस्थिति में यौगिक की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि NaCl जो कि सामान्य परिस्थिति में जल में बहुत विलेय है, HCl की उपस्थिति में क्या रह जाता है, अविलेय, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड माइनस सम आयन है। टेम्परेचर, विलयन का बनना ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी प्रक्रम हो सकता है। ऊष्माक्षेपी विलेय प्लस विलायक गिव राइज टू विलयन प्लस ऊष्मा, और ऊष्माशोषी विलेय प्लस विलायक गिव राइज टू विलयन माइनस ऊष्मा। तो एक में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ेगी। उदाहरण KNO2, NaNO3, KCl, NH4Cl आदि, इनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। और एग्जाम्पल है Na2SO4। That's all for today. Thank you.